नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और भारत की राज व्यवस्था की श्रृंखला में चैप्टर 1 का ये दूसरा भाग है, जिसमें हम ताज के शासन से संबंधित जितने भी अधिनियम एक्ट आए हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले का जो भाग था उसमें कंपनी के शासन से संबंधित जितने भी अधिनियम एक्ट थे वो हमने डिस्कस किए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। ताज का शासन, जिनकी कालावधि 1858 से लेकर के 1947 तक की थी। भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत ताज के शासन से संबंधित इस वीडियो में हम 4 अधिनियम के ऊपर वार्तालाप करेंगे, जिसमें से एक है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, सिपाही विद्रोह के बाद जो आया था। फिर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। फिर है 1892 का भारत परिषद अधिनियम और मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो स्टार्ट करते हैं हम 1858 का भारत सरकार अधिनियम से। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और उसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस विद्रोह के बाद में ये अधिनियम आया था, 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था। तो ये जो विद्रोह हुआ था इसका जो मुख्य कारक था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ताज सरकार ने, ताज शासन ने क्या किया कि इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और जो सारी शक्तियां थी वो कंपनी से छीन ली गई। और ये सारी शक्तियां किसके हाथों में चली गई? ये ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चली गई, हस्तांतरित हो गई। अब ये जो अधिनियम है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब इस विशेषता के अंतर्गत देखें तो भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया और जो पहले पद हुआ करते थे गवर्नर जनरल के, अब उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। और वायसराय को, जो भारत में जो वायसराय नियुक्त होते थे वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गए। किसके बन गए? वो ब्रिटिश शासन के या ब्रिटिश ताज के या फिर महारानी विक्टोरिया के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गए। जो भी सूचनाएं होती थी, आदान प्रदान होता था, वो वायसराय के माध्यम से महारानी विक्टोरिया तक पहुंचती थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे प्रथम वायसराय कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के आने के बाद में कंपनी के शासन में जो बातें चल रही थी नियंत्रण बोर्ड को लेकर के और निदेशक कोड को लेकर के, इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने का मतलब क्या है कि भारत में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त हो गया था। कब? ये 1858 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक नए पद का सृजन हुआ जिसको राज्य सचिव के रूप में पहचाना जाता है। और भारत में सुचारू रूप से शासन चल सके तो इसीलिए जितनी भी शक्तियां थी, पूर्ण शक्तियां थी, उनका नियंत्रण राज्य सचिव को दे दिया गया। अब जो ये राज्य सचिव होते थे, ये राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे और ब्रिटिश संसद के प्रति इनका उत्तरदायित्व होता था। कोई भी बात होती थी तो इनको ही जवाबदेही के लिए बुलाया जाता था। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया और यह परिषद एक सलाहकार परिषद के रूप में देखा जाता है। और इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वही भारत के सचिव के रूप में नियुक्त किए जाते थे। और यह भारत सचिव का जो परिषद था यह एक निगमित निकाय हुआ करता था जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त था। और कोई बात हो जाने पर जो भारत के सचिव हुआ करते थे उन पर भी मुकदमा किया जा सकता था, उन पर भी केस किया जा सकता था। तो 1858 का जो एक कानून था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था कि विद्रोह के बाद में जो प्रशासनिक स्तर पर असमंजस की स्थिति या गड़बड़ दिखाई दिया था उसको ठीक किया जा सके और भारतीय सरकार पर पूर्ण नियंत्रण इंग्लैंड का हो सके। तो इसी के उद्देश्य से 1858 भारत सरकार का अधिनियम लाया गया था। इसके बाद जो आया था वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, उसको देखते हैं। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश की सरकार थी, उन्होंने कुछ चीज़ों का अनुमान लगाया। अब ये अनुमान का जो आधार बना वो 1857 के सिपाही विद्रोह था, वो आधार बना। और इनको ये आभास हो गया कि अगर मुझे भारत में प्रशासनिक स्तर पे काम करना है तो भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है।
तो इसी के तहत, इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 3 अधिनियम प्रस्तावित किए, जिसमें से पहला जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया था और फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था। तो भारत के इतिहास में 1861 का जो ये अधिनियम है यह एक ऐतिहासिक है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना, ये एक बहुत ही अहम बिंदु था कि भारतीयों को इसमें सम्मिलित करना स्टार्ट कर दिया। अब जो ये भारतीय प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, ये सरकारी तौर पे ना होकर के गैर सरकारी सदस्य के रूप में इनका नामांकन किया गया था। और ये नामांकन कौन करता था? ये वायसराय करते थे। 1862 में जाकर के जो वायसराय थे, इन्होंने बनारस के राजा को, पटियाला के महाराज को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी का जो अधिकार था, बंगाल प्रेसिडेंसी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के अंतर्गत हो गया था। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत उस एक्ट को उल्टा कर दिया गया और जो विधायी शक्तियां मद्रास और मुंबई से छीन ली गई थी, प्रेसिडेंसी से छीन ली गई थी, वो उनको पुनः प्राप्त हो गई। अब इस विधायी नीति के फलस्वरूप ताज का जो शासन था वो 1937 तक बहुत बढ़िया चला। भारत में ब्रिटिशर्स का संपूर्ण आंतरिक स्वराज्य प्राप्त हो गया और सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल में जो गठन हुआ वो 1862 में हुआ और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो विधान परिषद का गठन हुआ वो 1866 में हुआ और पंजाब में जो विधान परिषद का गठन हुआ वो 1897 में हुआ। तो परिषद में कार्य संचालन के लिए वायसराय को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली थी, ये कब शुरू की गई? 1859 में उसको मान्यता प्राप्त हो गई और इसके अंतर्गत परिषद का एक या एक से अधिक सदस्य सरकारी विभागों का प्रभारी बन सकता था और विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का उसको अधिकार प्राप्त होता था। 1861 के अधिनियम के अंतर्गत जो वायसराय थे, ये आपातकाल की स्थिति में काउंसिल के बिना सहमति के ये अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत होते थे और ये जो अध्यादेश जारी करते थे, इसकी अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। तो इतना विषय वस्तु था 1861 भारत परिषद अधिनियम से संबंधित। इसके बाद जो अधिनियम आया वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। अब उसको देखते हैं। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसकी कुछ विशेषताएं थी, जिसके अंतर्गत देखें तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन बहुमत में जो होते थे वो सरकारी सदस्य हुआ करते थे। और विधान परिषद में कार्य वृद्धि के साथ में बजट पर बहस करना हो गया या फिर कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना, इसके लिए जो सदस्य थे उनको अधिकृत किया गया। और वायसराय केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए अधिकृत थे। मतलब क्या है कि जो गैर सरकारी सदस्य कौन थे? जो भारत के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वही गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे और जो सरकारी होते थे वो ब्रिटिश की तरफ से नियुक्त हुआ करते थे। ठीक है, तो वायसराय इसके लिए अधिकृत हुआ करते थे। और इसके साथ जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करते थे उसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए गवर्नर को सिफारिश जाती थी। वो किसकी तरफ से जाती थी? वो जिला परिषद की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, व्यापार संघ की तरफ से, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सिफारिश जाती थी। तो उसके आधार पर गवर्नर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति किया करते थे। तो इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति होती थी उसके लिए चुनाव का जो रूप है वो प्रस्तावित किया गया, लेकिन ये जो चुनाव शब्द है इसका प्रयोग कहीं पर भी अधिनियम में देखने को नहीं मिल रहा। तो इतना विषय वस्तु था 1892 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं
1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 1909 का भारत परिषद जो अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब ये मार्ले एक अलग व्यक्ति थे और मिंटो अलग व्यक्ति थे। तो लॉर्ड मार्ले ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड मिंटो कौन थे, ये भारत में वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, तो अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, अब उन विशेषताओं को देखते हैं। तो पहली जो इसकी विशेषता थी वो ये थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में इन्होंने वृद्धि की और जो सदस्यों की संख्या पहले 16 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया। और प्रांतीय विधान परिषद में अगर देखेंगे तो ये जो संख्या हुआ करती थी, सदस्यों की जो संख्या हुआ करती थी, वो एक समान नहीं होती थी। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो वेरी करती रहती थी, भिन्न भिन्न हुआ करती थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत होता था, यानी कि ब्रिटिशर्स का बहुमत होता था, लेकिन प्रांतीय जो परिषद होता था इसमें गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत में होने की अनुमति प्रदान थी। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कार्यों का जो दायरा था ये बढ़ा दिया गया था, जैसे बजट पर संकल्प रखना और जवाबदेही इत्यादि। और मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का संकल्प लिया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से ऐसे भारतीय वायसराय थे। तो ऐसे जो प्रथम भारतीय वायसराय थे उनका जो नाम था वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे और इन्हें जो है विधि सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अब इस नियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का आधार रखा गया। पृथक निर्वाचन के अंतर्गत का क्या मतलब है कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रतिपादित किया गया और इसकी जो मुख्य बात थी वो ये थी कि मुस्लिम सदस्यों के चुनाव के लिए जो मतदाता शामिल किया जाता था, जो मतदाता शामिल होते थे वो केवल मुस्लिम हुआ करते थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप में स्वीकारा गया और एक टाइप से देखेंगे तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों, इन सभी के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का आधार रखा गया। तो इतना विषय वस्तु था 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। और आज की इस वीडियो यानी कि भाग 2 में हमारी तरफ से इतना ही। अब आगे जो इसके बाद जो वीडियो आएगी भारत की राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में जो तीसरा भाग होगा उसमें हम भारत सरकार अधिनियम 1919 देखेंगे और इसके अंतर्गत साइमन आयोग और सांप्रदायिक जो अवार्ड मिले थे उसको हम देखेंगे और पहचानेंगे। और फिर देखेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका बहुत बड़ा रोल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा रोल है हमारे अपने संवैधानिक क्षेत्र में। और फिर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।